तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मैं राव सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल, जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी इन भारत का भूगोल पार्ट 6। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो चलिए इंतज़ार की घड़ियों का सत्यानाश करते हुए आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस, कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, माही नदी कौन सी रेखा या अक्षांश को 2 बार काटती है। तो ये जो माही नदी है वो 23.5 डिग्री अक्षांश को 2 बार काटती है, यानी जिसको हम लोग कर्क रेखा भी बोलते हैं या जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोला जाता है, उसको माही नदी जो है वो 2 बार काटती है। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये ऐसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है तो ये जो माही नदी है उसको 2 बार कैसे काटेगी, तो एक बार तो ऐसे और एक बार ऐसे करके ये जो माही नदी है वो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बार काटती है, और जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। तो ये कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ये जो बुंदेलखंड का जो पठार है उसका निर्माण किससे हुआ है, तो उसका निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर से। यानी बलुआ पत्थर से ये जो बुंदेलखंड का पठार है इसका निर्माण हुआ है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, बुंदेलखंड के पठार की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी है इसकी मुख्य नदियाँ, तो ये जो बुंदेलखंड का जो पठार है इसकी मुख्य नदियाँ हैं केन, सोन और बेतवा। यानी ये जो 3 नदियाँ हैं ये बुंदेलखंड के पठार की 3 मुख्य नदियाँ हैं। कौन कौन सी है ये, एक तो है केन, दूसरी कौन सी है सोन, और तीसरी है बेतवा। यानी ये 3 जो नदियाँ हैं बुंदेलखंड के पठार की मुख्य नदियाँ मानी जाती है, और इसी से इन्हीं नदियों से वहाँ पर सिंचाई की जाती है फसलों की, और पीने का पानी भी यहीं से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन से, यानी बुंदेलखंड का जो पठार है वो कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है। तो कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो ये सिर्फ 2 राज्यों में है। कौन कौन से, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश, यानी जिसको हम लोग एमपी या यूपी भी बोलते हैं। ये जो बुंदेलखंड का पठार है इन 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, इसका आंसर पहले आ गया है, क्वेश्चन बाद में आया है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है, बुंदेलखंड के पठार की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी, जो 3 नदियाँ थी, कौन सी, केन, सोन और जो बेतवा थी, उन नदियों से कौन सी फसल की जाती है कहाँ पर, बुंदेलखंड के पठार के अंदर। तो यहाँ पर मुख्य 2 फसलें की जाती हैं। कौन कौन सी है वो, एक तो चना है और दूसरी क्या है, मटर। यानी यहाँ पर मोटे दाने की फसलें की जाती हैं। कौन कौन सी है, एक तो चना और दूसरा क्या है, मटर। और वो कौन सी नदियों से होती हैं, केन, सोन और बेतवा। वो 3 नदियाँ हैं, 3 मुख्य नदियाँ हैं, उन्हीं से यहाँ पर फसलों की सिंचाई की जाती है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बघेलखंड के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो बघेलखंड के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। वो कौन सा था, वो बुंदेलखंड का पठार था, और ये अब कौन सा आ गया है, यहाँ पर आ गया है बघेलखंड का पठार। और यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। और ये कैसी मिट्टी है, ये एक अनुपजाऊ मिट्टी है यहाँ पर, यानी यहाँ पर ज़्यादा फसलें नहीं उगाई जाती हैं क्योंकि ये एक अनुपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी, लैटेराइट मिट्टी। और ये जो बघेलखंड का जो पठार है यहाँ पर लैटेराइट प्रकार की ही मिट्टी पाई जाती है, और ये एक अनुपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर फसलें नहीं होती हैं। फिर भी कुछ फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो वो कौन सी उगाई जाती हैं वो आगे पता चल जाएगा आपको। बघेलखंड के पठार की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, तो इसकी मुख्य नदी कौन सी है, इसकी मुख्य नदी है नर्मदा नदी। और उससे कौन सी फसल की जाती है यहाँ पर, तो उससे फसल की जाती है यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। और ये जो चावल की खेती है ये बहुत ज़्यादा पानी में होती है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी कौन सी है, यहाँ पर मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। और यहाँ पर चावल की खेती होती है कौन सी नदी से, नर्मदा नदी से। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ये बघेलखंड का पठार है, और वो पिछला जो मैंने आपको बताया वो कौन सा था,
वो था बुंदेलखंड का पठार, और वहाँ पर थी 3 मुख्य नदियाँ। कौन कौन सी? केन, सोन और बेतवा थी। और वहाँ पर कौन सी थी? चना और मटर की फसल होती थी, यानी मोटे जो अनाज होते हैं वहाँ पर वो फसलें होती थी। और ये जो बघेलखंड का जो पठार है, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और वो इतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, वो अनउपजाऊ मिट्टी होती है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ चावल की खेती की जाती है, और वो भी कौन सी नदी से? तो वो की जाती है नर्मदा नदी से। इसीलिए यहाँ की मुख्य नदी कौन सी हुई? तो वो हुई नर्मदा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? कुछ मात्रा में सोन और जोहिला नदी भी यहाँ पर पाई जाती है, यानी कुछ मात्रा में सोन और जो जोहिला नदी है वो भी यहाँ पर बहती है, और उससे भी कुछ खेती की जाती है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बघेलखंड के पठार का सबसे घना जंगल कौन सा है? तो कौन सा है वो? तो बघेलखंड के पठार का सबसे घना जंगल है सतपुड़ा का जंगल, यानी ये जो सतपुड़ा जो पर्वत है ये उसी के पास में स्थित है, इसीलिए इसको सतपुड़ा का जंगल भी कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बघेलखंड के पठार के अंदर, इसीलिए इसको सतपुड़ा का जंगल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सतपुड़ा पर्वत के पास में है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? तो कैसे हुआ है इसका निर्माण? तो ये जो दक्कन का पठार है इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रियाओं से। ज्वालामुखी क्रियाओं से क्या मतलब है? तो ये जो ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है और उससे जो मिट्टी बाहर निकलती है, उसी से निर्माण हुआ है किसका? तो वो हुआ है दक्कन के पठार का। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दक्कन का जो पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ है? उसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रियाओं से। तो मैंने आपको बता दिया ज्वालामुखी क्रियाएं कैसी होती हैं। जो ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है और उसके साथ में जो मिट्टी बाहर आती है, उसी से निर्माण हुआ है किसका? दक्कन के पठार का। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? दक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी होगी? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है अभी तो ये जो दक्कन का पठार है इसका निर्माण हुआ कैसे है? तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रियाओं से, यानी ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है और उसके साथ में जो मिट्टी बाहर आती है, उसी से निर्माण हुआ है किसका? दक्कन के पठार का। तो यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाएगी? तो लावा यानी जो ज्वालामुखी के अंदर से जो मिट्टी बाहर आएगी वो कैसी होगी? तो वो होगी काली मिट्टी, और वो होगी उपजाऊ मिट्टी। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है काली मिट्टी, इसीलिए यहाँ पर कपास, मूंगफली जैसी फसलें भी उगा ली जाती हैं। तो ये जो दक्कन का पठार है इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसमें पाई जाती है काली मिट्टी। गाइज ये आप लोग एज इट इज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये आपसे एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डिट्टो। तो आप लोग इनको ज़रूर से नोट करते चलिएगा और इनको ज़रूर से याद करिएगा कि कौन से पठार के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ये आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है दक्कन के पठार की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो दक्कन के पठार की मुख्य फसलें कौन कौन सी होंगी? तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, इसीलिए यहाँ पर मूंगफली, तंबाकू और कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ये जो तंबाकू और जो कपास है ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी में ही उगाए जा सकते हैं, इसीलिए ये कहाँ पर उगाए जाते हैं? ये उगाए जाते हैं दक्कन के पठार में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी, और वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। और यहाँ पर मूंगफली की फसल भी की जाती है। तो यहाँ की 3 मुख्य फसलें हुई, कौन कौन सी? एक तो मूंगफली, दूसरी है तंबाकू, और तीसरी क्या है? कपास। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है दक्कन का पठार कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो ये दक्कन का जो पठार है वो कौन से राज्यों में है? तो ये कुल कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये कुल 4 राज्यों में फैला हुआ है, और इनको अलग अलग नाम भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग, सबसे पहला है केरल का पठार, दूसरा क्या है? महाराष्ट्र का पठार, तीसरा है तेलंगाना का पठार, और चौथा क्या है? तमिलनाडु का पठार। यानी दक्कन का जो पठार है इसका भी सब डिवीजन किया गया है, यानी इसका भी उप विभाजन किया गया है। कितने पार्ट में? तो वो किया गया है 4 पार्ट के अंदर। कौन कौन से? ये जो दक्कन का पठार है इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो केरल का पठार, दूसरा क्या है? महाराष्ट्र का पठार, तीसरा है तेलंगाना का पठार, और चौथा आता है हमारा तमिलनाडु का पठार। तो ये 4 पठार दक्कन के पठार के अंदर आते हैं, और ये इन 4 राज्यों के अंदर ही फैला हुआ है दक्कन का पठार। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट दिया हुआ है दक्कन के पठार की
मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये जो दक्कन का पठार है इसकी मुख्य नदियाँ कौन सी होंगी? तो ये सबसे नीचे आता है, यानी जो 3 पठार मैंने आपको बताए थे, मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा था दक्कन का पठार और तीसरा क्या था? छोटा नागपुर का पठार। तो ये छोटा नागपुर का पठार इसके राइट साइड में है और ये जो दक्कन का पठार है ये सबसे नीचे आता है। इसीलिए इसकी मुख्य नदियाँ कौन सी होंगी? तो ये साउथ वाला रीजन है, यानी जो दक्षिण जो भारत है ये वो वाला रीजन है। और यहाँ पर मुख्य नदियाँ कौन कौन सी होंगी? तो ये आप जानते ही होंगे, आप लोगों ने बहुत बार मैप में भी देखा होगा। तो वहाँ पर कितनी नदियाँ हैं? तो वहाँ पर कुल 4 नदियाँ हैं। कौन कौन सी मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? तो वो है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा, तीसरी है कावेरी और चौथी है तुंगभद्रा। तो ये 4 मुख्य नदियाँ हैं जो दक्कन के पठार में पाई जाती है और यही इसकी मुख्य नदियाँ हैं। इसी से यहाँ पर सिंचाई होती है। वैसे तो यहाँ की मिट्टी ही बहुत उपजाऊ है, ऊपर से यहाँ पर 4 बड़ी बड़ी मुख्य नदियाँ भी पाई जाती हैं। ये जो गोदावरी नदी है इसको मतलब कि गंगा की तरह ही माना जाता है। ये जो गोदावरी नदी है इसको गंगा की तरह ही माना जाता है। ये जो साउथ इंडिया है यानी जो दक्षिण भारत है उसकी गंगा माना जाता है किसको? ये जो गोदावरी नदी है। इसीलिए यहाँ पर ये जो 4 मुख्य नदियाँ हैं इसी से यहाँ पर सिंचाई होती है। कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा। तो ये 4 नदियाँ हुई कौन से की? दक्कन के पठार की। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर दक्कन के पठार में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? तो सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? तो वो होती है यहाँ पर तालाबों से। यहाँ पर 4 मुख्य नदियाँ भी पाई जाती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा। उसके अलावा यहाँ पर सबसे जो सिंचाई का मेन जो सोर्स है यानी सिंचाई का जो मुख्य साधन है वो कौन सा है? तो वो है तालाब, यानी तालाबों से यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तालाब के अंदर जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, उसका पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में सिंचाई की जाती है खेतों की और उसी से फसलें उगाई जाती है। कौन कौन सी? तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर उगाई जाती है मूंगफली, तंबाकू और जो कपास है वो यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और वो किससे की जाती हैं? तो वो की जाती है तालाबों से, यानी उनकी जो सिंचाई है वो किससे होती है? तो वो होती है तालाबों से और कुछ मात्रा में नदियों से भी यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये कहाँ तक है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य हैं, यहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया है? मैंने आपको बताया था ये जो प्रायद्वीपीय पठार जो है यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो क्षेत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? सबसे पहला था मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा क्या था? दक्कन का पठार और तीसरा क्या था? हमारा छोटा नागपुर का पठार। तो हमने मध्य उच्च प्रदेश को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। जो बुंदेलखंड, बघेलखंड के जो पठार मैंने आपको बताए थे वो उसी के भाग थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा? दक्कन का पठार। और उसके बाद में तीसरा आता हमारा छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है वो कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? एक तो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों को आगे पता चलेगा इसको रूर प्रदेश क्यों कहते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आप लोग जरूर से याद रखिएगा कि ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार कौन सा है? तो वो मैंने आपको अभी अभी बताया, वो कौन सा है? तो खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न जो पठार है वो कौन सा है? वो है छोटा नागपुर का पठार। इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यही क्वेश्चन आ गया है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो वो किसको कहा जाता है? तो भारत का जो रूर प्रदेश है वो कहा जाता है किसको? तो वो कहा जाता है छोटे नागपुर के पठार को। और इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भारत में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और ये भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर मानव ज़्यादा नहीं रहते हैं, यानी मानव जो जातियाँ हैं वो ज़्यादा नहीं रहती हैं, मानव आवास नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर माइंस वगैरह हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है छोटे नागपुर के पठार की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो छोटे नागपुर के पठार की मुख्य नदियाँ कौन सी है, तो यहाँ पर है दामोदर, दूसरी है हुगली और तीसरी क्या है, स्वर्ण रेखा। तो ये यहाँ की 3 मुख्य नदियाँ हैं, कौन कौन सी, दामोदर, हुगली और स्वर्ण रेखा, जो छोटे नागपुर के पठार के अंदर मुख्य नदियाँ हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, यह है जमशेदपुर के अंदर। और ये कौन से पठार के अंदर है, तो ये है छोटे नागपुर के पठार के अंदर। और ये जो बोकारो स्टील प्लांट है इसको आप लोग ज़रूर से याद करिएगा, ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है और ये आपसे बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। कौन सा स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, और ये कहाँ पर है, ये है जमशेदपुर के अंदर। और अगर आपसे पठार पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, ये है छोटे नागपुर के पठार के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाटा स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो ये जो टाटा स्टील प्लांट है ये भी कहाँ पर है, ये भी है जमशेदपुर के अंदर। और ये कहाँ पर है, ये है छोटा नागपुर के पठार के अंदर। तो 2 मैंने आपको बताए हैं स्टील प्लांट कौन कौन से, एक तो बोकारो स्टील प्लांट और दूसरा क्या है, टाटा स्टील प्लांट। ये दोनों ही कहाँ पर है, ये दोनों ही हैं जमशेदपुर के अंदर। और ये दोनों मेनली कहाँ पर है, ये मेनली है ये जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर ये दोनों स्टील प्लांट स्थित हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारत में कितने तटीय मैदान है। तो भारत में कितने तटीय मैदान है, तो भारत में कुल 7 तटीय मैदान हैं। कौन कौन से हैं वो, भारत के अंदर कुल 7 तटीय मैदान हैं। सबसे पहला है कठीवाड़ा का तट, और दूसरा आता है इसके बाद में कोंकण तट, तीसरा आता है फिर हमारा मालाबार तट, चौथा आता है हमारा कन्नड़ तट, पांचवा है उत्कल तट, छठा आता है हमारा फिर आंध्रा तट, और सातवां और लास्ट कौन सा है, वो है कोरोमंडल तट। तो ये जो भारत के तटीय राज्य मैंने आपको बताए थे, तटीय राज्य कितने थे, 9 राज्य थे। कौन से थे, तो मैंने उसको आपको याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी। कौन सी बताई थी, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ। तो गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ से क्या मतलब हुआ, तो ये भारत के 9 तटीय राज्यों को याद करने की एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वो थी गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ। तो गू से क्या था, गू से था गुजरात, गो से था गोवा, आ से था आंध्र प्रदेश, प से था पश्चिम बंगाल, मक्के के अंदर म से था महाराष्ट्र, और आधे के से था कर्नाटक, और पूरे के से था क्या था, केरल। तो गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ से कुछ नहीं था। ये हमारे 9 राज्य हो गए हैं। कौन से, तटीय राज्य जो होते हैं, वो जो साउथ के अंदर जो 9 तटीय राज्य हैं वो मैंने आपको याद करा दिए थे उस ट्रिक से। कौन सी, गूंगो ताऊ आप मक्के खाओ। और वो जो 9 तटीय राज्य थे उनके अंदर 7 प्रकार के तटीय मैदान पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो वो है, सबसे पहला आता है हमारा कठीवाड़ा का तट, दूसरा है हमारा कोंकण तट, तीसरा है मालाबार तट, चौथा है हमारा कन्नड़ तट, इसके बाद में 5वां तट आता है उत्कल तट, छठा है हमारा आंध्रा तट, और ये जो 7वां है कोरोमंडल तट। ये 7 प्रकार के तटीय मैदान हैं जो भारत के अंदर पाए जाते हैं। वो जो 9 तटीय राज्य थे उनके अंदर ये 7 प्रकार के तटीय मैदान पाए जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में और डिटेल से समझते हैं आगे के क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान कौन कौन से हैं। तो ये जो मैंने आपको 7 तटीय मैदान बताए ये कौन कौन से हैं, एक तो है पश्चिमी और दूसरा क्या है, पूर्वी तट। ये इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है 7 तटीय मैदानों को। तो 4 आते हैं पश्चिमी के अंदर, और जो 3 तटीय मैदान हैं लास्ट के वो कौन से में आते हैं, वो आते हैं पूर्वी तटीय मैदान के अंदर। तो पश्चिमी तटीय मैदान कौन कौन से हैं, तो ये है पश्चिमी तटीय मैदान है 4। वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है हमारा कठीवाड़ा का तट। और ये कठीवाड़ा का तट कहाँ पर है, तो ये है गुजरात के अंदर। यानी गुजरात जो राज्य है उसका जो तटीय क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कठीवाड़ा तट। और इसके बाद में दूसरा आता है हमारा कोंकण तट। और ये कोंकण तट कहाँ पर स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। और इसके बाद में तीसरा आता है हमारा कन्नड़ तट। और ये कन्नड़ तट कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटक के अंदर। और इसके बाद में चौथा और लास्ट आता है हमारा मालाबार तट, या जिसको हम लोग कन्याकुमारी तट भी बोलते हैं। तो ये जो मालाबार या कन्याकुमारी तट जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है केरल के अंदर। यानी ये जो 4 तटीय मैदान है ये किस भाग के अंदर आते हैं, तो ये आते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर। अभी मैंने आपको 7 तटीय मैदान बताए थे, उसके अंदर से
4 जो हैं वो पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर आते हैं और जो 3 जो हैं वो पूर्वी तटीय मैदान के अंदर आते हैं। तो 4 मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कठीवाड़ा का तट, और ये कठीवाड़ा का तट कहाँ पर है, तो ये है गुजरात के अंदर। दूसरा है हमारा कोंकण तट, तो ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र के अंदर। तीसरा है हमारा कन्नड़ तट, और ये कन्नड़ तट कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटक के अंदर। ये तो आप लोगों को नाम से ही समझ में आ जाएगा, कन्नड़ यानी कर्नाटक। तो ये जो कन्नड़ तट है ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। और चौथा है हमारा मालाबार तट, या जिसको हम लोग कन्याकुमारी तट भी बोलते हैं। ये आप लोगों को इसके नाम से लग रहा होगा कि ये जो कन्याकुमारी तट है ये होगा तमिलनाडु में, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये कन्याकुमारी तट कहाँ पर है, कन्याकुमारी तट है केरल के अंदर। और जो तमिलनाडु का जो तट है उसको कौन सा बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। यानी कोरोमंडल का जो तट है वो कहाँ पर है, वो है तमिलनाडु के अंदर। और ये जो कन्याकुमारी का जो तट है वो कहाँ पर है, वो है केरल के अंदर। तो इन दोनों के अंदर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अगर आप लोग कन्याकुमारी तट देख लें तो आप लोग कहीं पर तमिलनाडु मत लगा दीजिएगा, वो कहाँ पर है, वो है केरल के अंदर। तो ये 4 तटीय मैदान है जो पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर आते हैं, कठीवाड़ा, कोंकण, कन्नड़, और चौथा है हमारा मालाबार तट या कन्याकुमारी तट। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान कौन कौन से हैं। तो 7 मैंने आपको बताए थे, जिसमें से 4 आ गए पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर। तो बचे कितने, तो बचे हैं 3, और वो किसके अंदर आते हैं, तो वो आते हैं पूर्वी तटीय मैदान के अंदर। और वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं, सबसे पहला है हमारा उत्कल तट। और ये उत्कल तट कहाँ पर स्थित है, तो ये है उड़ीसा के अंदर, जिसको हम लोग उड़ीसा भी बोलते हैं। और दूसरा तट है हमारा आंध्रा तट। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये आंध्रा तट कहाँ पर स्थित हो सकता है, ये हो सकता है आंध्र प्रदेश के अंदर, और इसको उत्तरी सरकार भी बोला जाता है। यानी ये जो आंध्रा तट है इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। अगर आप लोगों को आंध्रा तट दिया हुआ हो तो भी आप लोग आंध्र प्रदेश ही लगाएंगे, और आप लोगों को उत्तरी सरकार भी दिया जा सकता है पेपर के अंदर, तो आप लोग वो भी कहाँ पर लगाएंगे, वो लगाएंगे आंध्र प्रदेश के अंदर। पहले आंध्रा तट ही दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में कई बार देखा गया है कि कई बार उत्तरी सरकार भी पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोग कहाँ पर लगाएंगे, ये लगाएंगे आप लोग आंध्र प्रदेश के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तट कौन सा है, वो है कोरोमंडल तट, और वो मैंने आप लोगों को अभी बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, वो कहाँ पर था, वो है तमिलनाडु के अंदर। तो आप लोग कन्याकुमारी जो तट है उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो तमिलनाडु में नहीं है, वो है केरल के अंदर। और जो तमिलनाडु का जो तट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये जो 7 तटीय मैदान है ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझा दिए हैं। पहले तो मैंने आपको उन लोगों के उनके नाम बताए, फिर उनके नाम के साथ उनके राज्य भी बता दिए कि कौन सा तटीय मैदान कौन से राज्य में स्थित है, और कौन से तटीय मैदान कौन से भाग के अंदर आते हैं। यानी जो तटीय मैदान है उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। तो 4 मैंने आपको बताए थे वो थे पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर, और ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं ये आते हैं पूर्वी तटीय मैदान के अंदर। ये टोटल हमारे 7 तटीय मैदान हो गए जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से समझा दिए हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा शीत ऋतु में भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है कोरोमंडल तट पर। यही यहाँ पर दिया हुआ है कि शीत ऋतु के अंदर भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो होती है कोरोमंडल तट के अंदर। क्योंकि ये जो साउथ वाला रीजन है यहाँ पर जो मॉनसून होता है, यानी जिसको हम लोग मानसून भी बोलते हैं, सबसे पहले आता है और जाता सबसे लास्ट में है। इसीलिए यहाँ पर शीत ऋतु के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है। और शीत ऋतु की ही बात नहीं है, यहाँ पर वैसे भी सबसे अधिक वर्षा होती है भारत के अंदर। क्यों, क्योंकि ये जो साउथ वाला रीजन है यहाँ पर जो मॉनसून होता है वो सबसे पहले आता है और जाता सबसे लास्ट में है, इसीलिए यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और अगर हमें तट पूछा जाए तो हम लोग कौन सा तट बताएंगे, तो वो बताएंगे हम लोग कोरोमंडल तट, और वो कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। और ये जो तमिलनाडु है वो इंडिया के सबसे साउथ में स्थित है, यानी भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो भी कहाँ पर है, वो भी है तमिलनाडु के अंदर। और वो कहाँ पर है, स्पेसिफिक अगर हमें जगह पूछी जाए तो वो कहाँ पर है, कन्याकुमारी के अंदर। कितने डिग्री अक्षांश पर, वो है 8 डिग्री 4 मिनट के
अक्षांश पर स्थित है कौन सा? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी के अंदर, और वो कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। और शीत ऋतु के अंदर भारत में सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ पर होती है? वो भी होती है तमिलनाडु के अंदर। और तट हमें पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम लोग? वो बताएंगे हम लोग कोरोमंडल तट। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये जो कोंकण तट है वो कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है दमन से गोवा तक। ये दमन क्या है? तो आप लोगों ने दमन द्वीप तो सुना ही होगा। ये जो दमन है ये उसी की राजधानी है। किसकी? जो दादर नगर हवेली और जो दमन द्वीप है उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है दमन। और ये जो कोंकण तट है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है दमन से गोवा तक, यानी जो दादर नगर हवेली और जो दमन द्वीप है उसकी राजधानी जो है दमन, वहाँ से लेकर गोवा तक फैला हुआ है कौन सा तट? वो फैला हुआ है कोंकण तट। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है? और ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दो नदियों के द्वारा। कौन कौन सी? एक तो गंगा और दूसरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो दो नदियां हैं जब ये पश्चिम बंगाल के अंदर मिलती है तो एक डेल्टा का निर्माण होता है। वो कौन सा डेल्टा है? तो वो है सुंदरवन डेल्टा। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है इसका कुछ भाग भारत में भी है। और ये भारत के किस राज्य में बनता है? तो ये जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके द्वारा जो बांग्लादेश के अंदर डेल्टा बनाया जाता है कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। तो इसका कुछ भाग कौन से राज्य के अंदर है? तो इसका कुछ भाग जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर भी आता है। लेकिन जो मेन डेल्टा है वो कहाँ पर बनता है? तो वो बनता है बांग्लादेश के अंदर। कौन सी नदियों के द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। इन दोनों नदियों का जो संगम होता है तो जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहाँ पर किस चीज़ का निर्माण होता है? वहाँ पर होता है एक डेल्टा का निर्माण। कौन से डेल्टा का निर्माण? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। और उसका कुछ भाग कौन से राज्य में है भारत के? तो वो है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है भारत के अंदर कौन कौन से द्वीप समूह स्थित है? तो ये आप लोगों को पता ही होगा। भारत के अंदर सिर्फ 2 ही द्वीप समूह स्थित हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा कौन सा है? हमारा लक्षद्वीप। तो ये 2 द्वीप समूह है जो भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में आगे और डिटेल से समझ लेते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप है उनके अंदर कितने द्वीप हैं, कितने पर मानव रहते हैं, कितने पर नहीं रहते हैं, इन सब के बारे में आगे के क्वेश्चन के अंदर समझेंगे हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितनी है यहाँ पर? तो ये जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसके अंदर कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 247। यानी इसीलिए हम इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अगर ये सिर्फ एक द्वीप होता तो अगर हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप ही तो कहते ना, लेकिन ये एक द्वीपों का समूह है। और यहाँ पर कितने द्वीप हैं टोटल? तो यहाँ पर हैं 247 द्वीप। तो इसको आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, या आपसे एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो ये कौन सी है इसकी? तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है अंडमान के अंदर। ये अंडमान और निकोबार ये 2 जगह हैं यहाँ पर। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, यहाँ पर 2 जगह है अलग अलग। कौन सी? एक तो अंडमान है और दूसरी क्या है? निकोबार, या जिसको हम लोग कार निकोबार भी बोलते हैं। ये जो निकोबार है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो लिटिल निकोबार और दूसरा है कार निकोबार। एक तो लिटिल अंडमान और दूसरा है कार निकोबार। तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है, ये जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है पोर्ट ब्लेयर के अंदर। और ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? तो ये है अंडमान के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर पर्वत भी हैं। और यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है सैंडल पीक। इसको हम लोग हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे और इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलेंगे। इसका सिर्फ एक ही नाम है। कौन सा है? सैंडल पीक। और ये किसकी हाईएस्ट पीक है? तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी हाईएस्ट पीक है क्या? सैंडल पीक। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है
कितने डिग्री चैनल या अक्षांश रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो बराबर भागों में बांटती है? तो वो कौन सी है? तो वो है 10 डिग्री चैनल, या जिसको हम लोग 10 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। वो किसको वो काटती है? ये जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसको दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी डिग्री? 10 डिग्री चैनल, या जिसको हम लोग 10 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? तो यहाँ पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो यहाँ पर है दक्कन दर्रा। ये मैंने आपको अभी बताया था। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो लिटिल अंडमान और दूसरा क्या है? कार निकोबार। तो ये जो लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार है उसके बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? दर्रा किसको बोलते हैं गाइस? दर्रा एक नेचुरल पास होता है, यानी एक प्राकृतिक रास्ता होता है जो दो जगह को जोड़ता है, यानी जो ये दो देशों को भी जोड़ सकता है, दो राज्यों को भी जोड़ सकता है, या दो क्षेत्रों को भी जोड़ सकता है। तो दर्रा उसे कहते हैं। और ये जो लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार है इसको जोड़ने वाला प्राकृतिक रास्ता यानी नेचुरल जो पास होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डेक्कन पास, या जिसको हिंदी में दक्कन दर्रा भी कहा जाता है। तो ये जो लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार है इसके बीच में कौन सा दर्रा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है दक्कन दर्रा। ये आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। जो दक्कन दर्रा है किसके बीच में पाया जाता है और ये कहाँ पर है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। और ये कौन से दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है लिटिल अंडमान, और जो कार निकोबार है उसको जोड़ता है कौन सा दर्रा? दक्कन दर्रा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर भारत में कुल कितने द्वीप स्थित हैं? तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप है इन दोनों के टोटल मिलाकर द्वीप कितने हैं? तो इन दोनों के अगर हम लोग टोटल द्वीपों को मिला लें और उनको जोड़ें तो वो कितने होंगे? तो वो होंगे 572 द्वीप। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप है उसके अलावा भी कई छोटे मोटे जो आइलैंड्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? भारत के अंदर। उनको भी इसके अंदर जोड़ा गया है। तो वो आप लोगों को इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पढ़ना कितना है? आप लोगों को सिर्फ ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप है इसके बारे में ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा बाहर से और भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। तो जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, फालतू का टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो नारकोंडम जो ज्वालामुखी है ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी किसको कहते हैं? ऐसा ज्वालामुखी जो अब वर्तमान में क्रियाशील नहीं है, यानी जो वर्तमान में जिसके अंदर से लावा नहीं निकलता है, जो एकदम ठंडा पड़ चुका है, जिसके अंदर लावा नहीं बचा है अब, उसको बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। और ये जो नारकोंडम जो ज्वालामुखी है ये भी एक कैसा ज्वालामुखी है? ये भी एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये है नारकोंडम, ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है और नारकोंडम जो ज्वालामुखी है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है और ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये नारकोंडम द्वीप पर स्थित है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर एक नारकोंडम द्वीप भी है और वहाँ पर ही स्थित है कौन सा ज्वालामुखी? तो वो स्थित है ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी है वो स्थित है और ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो वो है बैरन ज्वालामुखी और ये कहाँ पर स्थित है? बैरन द्वीप पर। तो वो जो मैंने आपको अभी बताया कौन सा नारकोंडम ज्वालामुखी वो कहाँ पर स्थित है? वो है नारकोंडम द्वीप पर और वो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी वर्तमान में वो क्रियाशील नहीं है। लेकिन ये जो बैरन द्वीप पर स्थित है कौन सा? बैरन ज्वालामुखी, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी इसके अंदर से अभी भी लावा बाहर आ सकता है और आता रहता है इसके अंदर से कई बार और अभी भी आ सकता है। इसीलिए ये एक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन ज्वालामुखी। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है बैरन द्वीप के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कितने डिग्री अक्षांश या चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है? तो कौन सी डिग्री चैनल या अक्षांश रेखा है वो? तो वो है 8 डिग्री चैनल या
जिसको हम लोग 8 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, वो किसको अलग करती है? जो लक्षद्वीप के अंदर मिनिकोय है उसको अलग करती है। किससे? मालदीव से। तो मालदीव से मिनिकोय को अलग करने वाली चैनल या जिस अक्षांश रेखा कौन सी है? तो वो है 8 डिग्री चैनल या अक्षांश रेखा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कितने डिग्री चैनल या अक्षांश मिनिकोय को कवारती से अलग करती है? तो वो कौन सी करती है? तो वो करती है 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये कवारती क्या है? तो ये कवारती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है, यानी लक्षद्वीप की जो राजधानी है उसको अलग करती है। किससे? मिनिकोय से। और ये मिनिकोय भी कहाँ पर है? ये भी लक्षद्वीप के अंदर ही स्थित है। और इन दोनों को अलग करने वाली अक्षांश रेखा या चैनल को कौन सी है वो? तो वो है 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री अक्षांश रेखा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो जो लक्षद्वीप समूह है यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वो है 36, यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं? तो वो है यहाँ पर 36 आइलैंड्स। और इसके बाद में है लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप पर मानव रह सकते हैं, यानी कितने द्वीप पर मानव रहते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप पर जो सिर्फ 10 आइलैंड जो है वहाँ पर मानव रहते हैं, यानी बाकी के जो कितने 26 आइलैंड्स हैं वो मानव रहित है, यानी वहाँ पर मानव नहीं रहते हैं। सिर्फ 10 आइलैंड्स पर ही मानव रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10 आइलैंड जो हैं वो ही मानव के रहने लायक हैं, बाकी के जो आइलैंड्स हैं वो मानव के रहने लायक नहीं है, इसीलिए वहाँ पर आबादी नहीं पाई जाती है। सिर्फ 10 आइलैंड्स पर ही मानव रहते हैं। कहाँ पर? लक्षद्वीप के अंदर। ये जो लक्षद्वीप समूह है वहाँ पर 36 आइलैंड्स है टोटल, और सिर्फ 10 पर ही मानव रहते हैं, बाकी 26 खाली हैं, वहाँ पर मानव नहीं रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? बाकी जो 26 द्वीप हैं वो मानव रहित हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो वो मैंने आपको अभी बताया था, वो कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? लक्षद्वीप का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? तो कौन सी चट्टानों से हुआ है? ये जो लक्षद्वीप है इसका निर्माण हुआ है मूंगा चट्टानों से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रेट द्वीप, यानी लक्षद्वीप के जो 36 द्वीप हैं उनके अंदर से एक द्वीप है, वो कौन सा है? वो है आंड्रेट द्वीप, और ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित है? तो वो कौन सा है? तो वो है मिनिकोय द्वीप, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो लक्षद्वीप है उसके सबसे दक्षिण में स्थित है। कौन सा? मिनिकोय द्वीप। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? तो ये मैंने आपको भी बताया था। इसके जो 10 आइलैंड्स हैं उनके ऊपर मानव रहते हैं, और जो 10 आइलैंड्स हैं उन पर मानव रहते हैं, और वो कौन सी जातियाँ हैं? तो वो हैं जारवा, शोम्पेन, एंटलीज और महा अंडमान जो जनजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। कहाँ पर? लक्षद्वीप के अंदर, यानी जो लक्षद्वीप के जो 10 आइलैंड्स हैं जहाँ पर मानव रहते हैं वहाँ पर कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती हैं जारवा, शोम्पेन, एंटलीज और महा अंडमान जो जनजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं लक्षद्वीप के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है कौन सा? भारत का भौगोलिक विभाजन, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। यानी हमने ये जो भारत का भौगोलिक विभाजन है इसको जड़ से उखाड़ फेंका है। इसके अंदर और कुछ नहीं बचा जो आपके पढ़ने लायक हो। इसके अंदर और डिटेल बची हुई है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, वो यूपीएससी जो लेवल होता है वो चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपके लेवल से बहुत ही ऊपर की चीज़ें आपको बताई हैं, तो उम्मीद है वो आपके ज़रूर से काम आएंगी। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है। और थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो चलिए आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।